हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जब शरीर के अंगों की जोड़ बढ़ते उम्र के साथ साथ पुराने होने लगते हैं या फिर घिसने लगते हैं या फिर कार्टिलेज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, ऐसे में जॉइंट में सूजन आ जाती है और हड्डियों की जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं, तो इस अवस्था को आर्थराइटिस कहा जाता है। आमतौर पर ऐसा घुटनों, उंगलियों और कमर की हड्डियों में देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी कलाई, कोहनी, कंधों और टखनों के जोड़ भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। इन सभी जोड़ों को बदलने की प्रक्रिया को ही टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कहा जाता है। इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जबलपुर से शेल्बी हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अमित जय कुमार जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अमित, जोड़ों से जुड़ी जो तकलीफें हैं, यानी कि घुटने में दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ये हमें लगता है कि पहले की तुलना में आजकल लोगों को ये कंप्लेन बहुत ज्यादा रहने लगी है। तो इस केसेस से जुड़े हुए मामले आप लोग हैंडल करते हैं, कैसा है आपका अनुभव अब तक का? जैसा कि आपने मेरे से सवाल किया कि आज के समय में ये तकलीफ, घुटनों का घिसना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो खान पीन है, जो रहन सहन है, इसकी वजह से घुटनों की, कूल्हों की और कमर की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले के समय में लोग पैदल ज़्यादा घूमते थे, दूसरी बीमारियां इतनी नहीं घेरती थी, सॉफ्ट वाले जूते, चप्पल या रबड़ के जूते पहनते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे तो सॉफ्ट सरफेस मिलता था और अच्छा खान पीन था तो उनकी हड्डियां मजबूत रहती थी। आजकल के समय में जो खान पीन आप देख ही रहे हो कि लोग जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर दूसरे आदमी को या फीमेल को मोटापा होता है। बहुत ही जल्दी उम्र में 40-45 की उम्र में लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड व अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है। लोग वॉक नहीं करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इन सब का असर हमारी हड्डियों पे और हमारे जॉइंट पे पड़ता है और इसी वजह से हमारे कूल्हे में या हमारे नी जॉइंट में प्रॉब्लम पहले स्टार्ट होती है और घुटना घिसना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आजकल के समय में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैं देखता हूँ कि मेरे पास 10 में से 7 पेशेंट करीब 50 साल या 45 साल की उम्र वाले ही होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, ये तो आपने बताया कि क्या क्या समस्या, किस कारण से ऐसा हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान इससे जुड़ा हुआ है। बीमारी पर हम चर्चा करें उसके पहले मैं आपसे एक मैसेज के तौर पर जानना चाहूँ कि जिन्हें अभी ये तकलीफ नहीं हुई है, जो बचे हुए हैं, उनको अपनी लाइफस्टाइल में किन चीजों को एड ऑन कर लेना चाहिए ताकि वो इस दिशा में जो आगे चलकर तकलीफ होगी उससे वो बच सकें? तो हम लोग भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम या फ्री चेकअप कैंप करते हैं और इसमें हम बताते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग डरते हैं, डॉक्टर के पास आने में घबराते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे देंगे यार हमें क्या करना चाहिए, कि हम क्या करें। तो मैं आपके माध्यम से अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि आपको जब भी ये घुटनों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको शुरू हो, सबसे पहले आके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे अपनी बीमारियों के बारे में जानें, एक्सरे कराएं, क्योंकि ये जो बीमारी होती है स्टेज में होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज 1 या स्टेज 2 में हमारे पास आ जाए तो हो सकता है उन्हें सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप 40 साल 45 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे कि ज़मीन पर बैठना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना चाहिए, सॉफ्ट वाले जूते चप्पलों का उपयोग करना चाहिए, सीढ़ी का इस्तेमाल सबसे कम, जितना कम से कम हो सके उतना कम करें। बाकी जो आपको दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा,
इनको कंट्रोल में रखें, इनके लिए प्रॉपर दवाई लें, प्रॉपर डाइट प्लान कराएं और डाइट प्रॉपरली लें, और सबसे बड़ी बात अपना वजन ना बढ़ने दें। तो अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को टाइम निकाल के वॉक करें। वॉक एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा, जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भी बना रहेगा और आपकी हड्डियां भी मजबूत बनी रहेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बाकी जगहों की बात कर दें, क्योंकि देखिए हड्डियों से जुड़ी जो तकलीफें हैं वो चाहे जबलपुर हो या भारत हो या बाहर भी हो, सभी जगह पर ये पेशेंट पहुंचते हैं। क्या डिफरेंस है शेल्बी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में और वहां के उपचार में, किस तरीके की विविधता देखने को मिलती है? हमारा हॉस्पिटल के 11 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में, और हमारी ओपीडीज ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका में भी हमारी ओपीडीज है, और हमारे पास फॉरेन से भी बहुत पेशेंट आते हैं। तो हमारी टेक्निक और दूसरी टेक्निक में बहुत फ़र्क है। हम जिस टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड टेक्निक है जिसका नाम है जीरो टेक्निक, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। इस टेक्निक में ये होता है कि जो चीरा रहता है बहुत कम से कम 10 से 12 टाँके का चीरा लगता है, कोई भी रिस्क नहीं होती है, इन्फेक्शन का खतरा जीरो रहता है, अर्ली रिकवरी होती है। जो इम्प्लांट हम यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड इम्प्लांट रहता है, इंडियन इम्प्लांट नहीं रहता है, और तो इसमें हड्डियों का काटना पीटना एक तरीके से बिल्कुल ही कम रहता है। हम जो निकालते हैं जो वो चूरा ही निकलता है, कुछ हड्डियां या जॉइंट हम नहीं निकालते हैं, और एक हम रीसरफेस करके, एक रीसरफेसिंग बोलते हैं, हम नया उनमें इम्प्लांट डाल देते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको जीरो टेक्निक कहते हैं। हम इसमें मांसपेशियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कोई भी नसों में कोई नुकसान नहीं होता है। पेशेंट की सर्जरी 20 से 25 मिनट में हो जाती है, और 3 से 4 घंटे के बाद पेशेंट को हम खड़ा करके चला देते हैं, और दूसरे दिन से सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से पेशेंट में कॉन्फिडेंस का आता है, चलने का कॉन्फिडेंस आता है, और थर्ड डे पे हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जिनको मिलके एक जीरो टेक्निक बनी, और हमारी ये टेक्निक वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल टेक्निक है, और हम इसी टेक्निक से शेल्बी हॉस्पिटल में सर्जरी करते हैं। इसलिए ये हमें दूसरे जगहों से हमारा शेल्बी हॉस्पिटल ऑलवेज प्रायर है, नंबर 1 है, और इसलिए हमारे पास पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं क्योंकि उन्हें 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलते हैं। बिल्कुल। ये तो रेनॉल्ड जीरो टेक्निक के बारे में डॉक्टर साहब आपने बताया, ये तब की स्थिति है जब सर्जरी तक पेशेंट पहुंच जाता है। लेकिन अगर शुरुआती लक्षण की बात करते हैं, जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जैसा कि आपने बताया, उस समय पर क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिसको देखने के बाद, महसूस करने के बाद एक मरीज को अलर्ट हो जाना चाहिए? जी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 40 साल या 45 साल की एक उम्र होती है जब हमारे घुटने का पानी या लिक्विड है वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है लिक्विड खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारा कार्टिलेज का घिसना चालू हो जाता है जो कि स्टेज 2 में होता है, और जब कार्टिलेज कंप्लीटली घिस के खत्म हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है। ये स्टेज 3 या स्टेज 4 के इसमें सिम्टम्स आते हैं। तो इनिशियली लोगों को उठने बैठने में, पैदल चलने में परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा वो चल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे जैसे बीमारी प्रोग्रेस होती है उसके बाद लोगों को सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाती है, पैरों में तिरछापन आ जाता है, और उनकी चाल में भी परिवर्तन आ जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो नींद में भी या लेटे रहते हैं और घुटना मोड़ते या सीधा करते हैं तो उनके पैरों में, घुटनों में बहुत सीवियर दर्द होता है। दर्द के साथ साथ घुटनों का तिरछापन हो जाता है, स्वेलिंग आती है और स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ग्रेड 4 जब हमारे पास पेशेंट आता है तो बहुत ही डिफॉर्मिटी के साथ, आपने देखा होगा कि पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं या बाहर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, बहुत ही चाल में उनके परिवर्तन हो जाता है। उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई भी चांस नहीं बचता है। तो हम अपने व्यूवर्स को यही बोलना चाहूँगा कि इनिशियली जैसे ही आपको घुटनों की तकलीफ या कोई भी जॉइंट की तकलीफ प्रारंभ होती है और वो 2-3 दिन से ज़्यादा या हफ्ते भर से ज़्यादा में नहीं जाती है तो अपने आसपास के जो भी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे मिलें, उनसे सलाह लें, और इस बीमारी को कैसे हम डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसका उचित इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि आधे घंटे का वॉक बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या आधे घंटे की वॉकिंग करके ये जो सिम्टम्स हैं इसको आने से रोका जा सकता है, बचा जा सकता है इस बीमारी से? वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें हेयर से लेकर टो तक की एक्सरसाइज हो जाती है। दूसरी बीमारियां जैसे बीपी, शुगर है, आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि आप वॉक करें जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी।
तो वॉक करने से पहली बात तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, दूसरी चीज़ आपकी ये जो दूसरी बीमारियां हैं ये कंट्रोल में रहेंगी, तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप कैल्शियम या जो भी सप्लीमेंटेशन लेते हैं वो आपकी हड्डियां अपटेक करेंगी, उसका यूज़ करेंगी अगर आप प्रॉपर वॉक करेंगे तो, और इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आपका घिसना में कम रहेगा। तो वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम किसी भी एज ग्रुप को हम बोलें कि यूजुअली पेशेंट हमारे पास 60, 65, 75 के आते हैं तो हमको उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है वॉक। तो वॉक करने से एक जॉइंट का लुब्रिकेशन भी बना रहता है, वजन भी नहीं बढ़ता, तो उसका लोड घुटनों में नहीं आता है, जिससे कि घुटने घिसने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बिल्कुल। पूछा था कि मेट्रो सिटीज में ये ऑपरेशन बहुत महंगे होते हैं, तो महाकौशल के जो वासी हैं इनको फायदा हो सके, क्या कुछ ऐसा प्लान आप लोग करते हैं? शेल्बी हॉस्पिटल ऐसा करता है जिससे मरीजों को फायदा हो? जी बिल्कुल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हमारा जबलपुर शहर टियर 3 सिटी में आता है, तो हमने यहाँ जो रिप्लेसमेंट के पैकेजेस रखे हुए हैं ये हमने महाकौशल क्षेत्र के हिसाब से रखे हुए हैं। तो पहली बात तो मैं ओपीडी के लिए बता दूं कि हमारे हर महीने एवरी वीक के एवरी थर्सडे हमारे यहाँ फ्री ओपीडी होती है। दूसरी चीज़ जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या जो बाहर नहीं जा पाते उनके लिए भी अलग अलग दरों पे हमारे पैकेजेस होते हैं। आप सभी को एक जानकारी दे दूं कि हमारे शेल्बी हॉस्पिटल में 10 तारीख से 16 तारीख के बीच में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्जरी का भी बहुत रियायती दरों में सर्जरी हम लोग यहाँ करने वाले हैं। आप सब समझ लीजिए कि एक घुटने का ऑपरेशन हम लोग 1.5 लाख रुपए में कर रहे हैं, जो कि इंक्लूडिंग पूरा पैकेज होता है। तो यहाँ पर हम उन पेशेंटों को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं होती है उनका भी हम रियायती दरों पर यहाँ इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आसपास का जो इलाका है, महाकौशल से जो आसपास का इलाका है, क्या वहाँ के लोग आप तक पहुँच सकें, इसके लिए कुछ प्लानिंग है कि क्या वहाँ पर भी इस तरीके के कोई कैंप वगैरह लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल लगाए जाते हैं। एवरी सैटरडे हमारी ओपीडीज रहते हैं, जैसे कि हमारी ओपीडी फर्स्ट सैटरडे को सतना और रीवा में रहती है, सेकंड सैटरडे रायपुर ओपीडी रहती है, थर्ड में हम लोग सागर और दमोह जाते हैं, और जो फोर्थ सैटरडे रहता है इसमें हम फ्री चेकअप कैंप करते हैं। तो हम यहाँ से इलाहाबाद तक का एरिया कवर करते हैं और छत्तीसगढ़ एरिया भी कवर करते हैं, जहाँ से हम लोग ओपीडी में पेशेंट का सिलेक्शन करते हैं और जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत है उनको हम बताते हैं और वो पेशेंट यहाँ आके अपना सर्जरी करा के 3 से 4 दिन में छुट्टी लेके वापस चले जाते हैं। तो हमारी ओपीडी सुविधाएं महाकौशल में, बनारस में, इलाहाबाद में और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि सर्जरी पर हम चर्चा कर रहे हैं, सर्जरी के बाद में कई बार ये देखा गया है कि एक घुटना नहीं, किसी का डिले करने की वजह से दोनों ही घुटनों में सर्जरी की जरूरत होती है। ऐसे में सर्जरी करने के बाद क्या व्यक्ति सामान्य तरीके से अपनी दिनचर्या कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। यूजुअली इनिशियली जो एजिंग प्रोसेस है, जो हड्डियों का घिसना है, वो एक ही घुटने से शुरू होता है, तो लोग दूसरे घुटने पे ज़्यादा लोड देके चलने लगते हैं। अगर इनिशियल आपको प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर को आके दिखाएं और उसका उचित सलाह लें। बट लोग करते नहीं और दूसरे पे लोड देके चलने लगते हैं, तो फिर दोनों घुटने खराब हो जाते हैं। उस समय हमें दोनों घुटने की ही सर्जरी करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम 3 से 4 घंटे में पेशेंट को खड़ा करके चला देते हैं, दूसरे दिन सीढ़ी चढ़ना उतरना, और 3-4 दिन पेशेंट को यहाँ रख के सब कुछ करा के उनको घर भेज देते हैं। एक बार जब स्टिचेस खुल जाते हैं, जो कि 15 दिन में होता है, उसके बाद पेशेंट घर के बाहर घूमना फिरना सब चालू कर देता है। 21 डेज में हम उनको 2 व्हीलर अलाउ कर देते हैं और 1 मंथ में वो 4 व्हीलर भी चला सकते हैं। तो मिनिमम 1 महीना लगता है पेशेंट को बिल्कुल कंप्लीटली ठीक होने में। 1 महीने के बाद पेशेंट अपनी बिल्कुल रूटीन लाइफ में आ जाता है, कितना भी पैदल चल सकता है, कितनी बार भी सीढ़ी चढ़ उतर लेता है और अपनी सब डे टू डे एक्टिविटी करने लगता है। उनकी तकलीफ चली जाती है, घुटनों का जो तिरछापन है वो भी हम सर्जरी से सीधा कर देते हैं और उनकी दर्द तकलीफ बिल्कुल चली जाती है। और ये सर्जरी भी एक पेनलेस सर्जरी होती है, बहुत ज़्यादा कोई दर्द तकलीफ या बहुत ज़्यादा कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता, इसलिए बहुत इजी वे में सर्जरी हो जाती है। डॉक्टर अमित, अगर हम बात करते हैं नी रिप्लेसमेंट की, इसके साथ साथ आपने क्या देखा है कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ कहीं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आपकी ओपीडी होती है, किस तरह के तकलीफें लेकर लोग ज्यादा पहुंचते हैं? क्या घुटने से जुड़ी, कूल्हे से जुड़ी, या फिर पीठ से जुड़ी, कंधे से जुड़ी, कौन सी समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने मिलती है वो नी पेन की ही मिलती है, बट लोग इसे डिले कर देते हैं। घुटने के दर्द को लोग
इजी वे में नहीं लेते या सोचते हैं कि चलो दर्द चला जाएगा, सेक कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं या कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं। बट ये नी जॉइंट का पेन आपके हिप को भी अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे आपकी कमर में भी इसका इफेक्ट आने लगता है। आपकी चाल बदल जाती है, घुटने खराब हो जाते हैं तो आपकी चाल बदल जाती है, जिसकी वजह से भी कमर पे लोड आने लगता है और धीरे धीरे फिर आपके लोअर बैक में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको नी पेन रहता है और वो इस चीज़ को डिले करते हैं तो 2-3 साल में उनकी कमर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उन्हें कमर की सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही बोलना, एक बार फिर से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको जॉइंट से रिलेटेड समस्या है और आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में तकलीफ हो रही है तो एक बार अपने डॉक्टर से आके मिलें और उचित सलाह लें और उसको मानें, ताकि जो स्टेज में आपकी बीमारी है हम उसको इसी स्टेज में रोक सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैल्शियम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है शरीर के लिए? क्या कैल्शियम की कमी की वजह से भी इस तरीके की डेफिशिएंसी होती है? कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां भी बनी होती है और मांसपेशियों को फैलने सिकुड़ने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो मैं अपने व्यूवर्स से बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही दूध पीना चाहिए, हमें भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ अपनी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए। दूध, दही, पनीर, छाछ, इन सब का सेवन करें, इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर हो सके तो 6:30, 7 o'clock, 7:30 जो अर्ली मॉर्निंग सनरेज रहते हैं उसमें 15 से 20 मिनट बैठें, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन D3 होता है जो कि कैल्शियम बनाने में बहुत सहायक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपकी हड्डियां वीक हो जाएंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली फीमेल्स में होता है और मेनोपॉज में ज़्यादा होता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और अगर कमज़ोर हड्डियों पे आपका वेट रहेगा तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपके बैक में, कूल्हे में और घुटने में पड़ेगा और जिसकी वजह से इसमें घिसावट चालू हो जाएगी। तो कैल्शियम एक बहुत अहम रोल अदा करता है हमारी बॉडी में, हमारी डे टू डे एक्टिविटी में। मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 65 प्लस है या 60 प्लस है तो आप अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, छाछ का सेवन लें। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बहुत सारी मेडिसिन आती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो मेडिसिन ज़रूर लें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं में मेनोपॉज के समय पे ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, तो क्या इस समय पर कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? उन्हें रेगुलर कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी होती है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो रूटीन में खाने से क्या इस समस्या से बचा जा सकता है? जैसे कि मेनोपॉज में एक बार पीरियड्स बंद होते हैं तो बहुत सारे फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। फीमेल्स क्या है, घर से बाहर निकलते नहीं हैं, बच्चों पे ध्यान रहता है, काम पे ध्यान रहता है, तो अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना। तो मैं उन गृहिणियों को, फीमेल को बोलना चाहूँगा कि अपनी डाइट में हमेशा सुबह शाम दूध का उपयोग करें, खाने के साथ दही खाएं, पनीर बना के लें और सुबह जो अर्ली मॉर्निंग की सनरेज रहती है उसमें आप 10 से 15 मिनट बैठें। और 60 के प्लस के लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपकी डाइट में आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम की जो मेडिसिन आती है उनका सेवन करें, आपके डॉक्टर से पूछ के उनकी एडवाइस लेके उनका सेवन करें। और जो विटामिन D3 की जो मेडिसिन जो लोग खाते हैं, मैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोलने वाला हूँ कि विटामिन D3 की जो टैबलेट्स रहती है, जो वीकली खानी रहती है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो खाली पेट लें, खाने के बाद ना लें और उसको लेने के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करें, बैठे ना, तभी उसका सही उपयोग होगा और वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगा। ये चीज का आप ध्यान रखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सर्जरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसके लिए कोई एज फैक्टर है कि इतनी एज के बाद सर्जरी नहीं कराई जा सकती है? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कई बार यंग में भी देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा बुजुर्गों में भी देखने मिलता है, तो क्या ये क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो रहता है वो तो एज रिलेटेड चेंजेस ही होते हैं और वो 45 की एज के बाद शुरू होते हैं। पर बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी रहती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। इन सब बीमारियों में अर्ली एज में भी 20-22 साल की उम्र में भी लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं और फिर अगर उनका भी घुटने का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टिफ हो जाते हैं, घुटने मुड़ते नहीं हैं, तिरछे हो जाते हैं, तो हमें उस एज में भी उनका जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये तो 50 के बाद ही चालू होता है और जो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को लेके, उनकी एज बिटवीन 60 to 75 की एज में ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सर्जरी हम यंग एज में नहीं कर सकते हैं।
ये तो पेशेंट की प्रॉब्लम के ऊपर और उनकी नी के ऊपर, उनके एक्सरे पे डिपेंड करता है। ये ऑपरेशन से आपकी एज का और कोई लेना देना नहीं, और आपके वेट का भी कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी एज में सर्जरी करा सकते हैं। यूजुअली जो आइडियल एज होती है वो 50 के ईयर्स के बाद इसकी आइडियल एज होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि मॉर्निंग एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक बेहद जरूरी होता है और नीचे पालती मोड़ के नहीं बैठना, लेकिन कई जगहों पर हमने ये देखा है कि लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों से चढ़ें। तो क्या सीढ़ियों से चढ़ना उतरना हमारे घुटनों के लिए खतरनाक होता है या उससे ये फिट रहते हैं? जी, सीढ़ियों का चढ़ना उतरना एक एज के बाद घुटने के लिए खतरनाक होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50-55 की एज में अगर आपके कार्टिलेज घिसने लगे हैं तो फिर आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का यूज़ करें। ज़मीन पे ना बैठे, इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करें। पर यंग एज वाले लोग तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, और 45 या 50 के पहले तो ये प्रॉब्लम आती भी नहीं है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी, चलिए, काफ़ी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो अपनी सेहत के ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि कोई बीमारी न लगे, उसके लिए बचाव आप करें। अपनी हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो मॉर्निंग सनलाइट में आधे से 1 घंटे का वक्त दें, मॉर्निंग वॉक करें, ताकि आगे चलकर इस तरीके की बीमारी आपको हो ही ना। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।